वी वर डूइंग द एडवांटेजेस ऑफ द बोहर्स थ्योरी। तो कई सारे एडवांटेज हमको देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो ये देखा हमने कि हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम समझाया, उसके बाद रेडियस निकालना बताया, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी, और ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करना सीखा किससे, इस बोहर के थ्योरी से। तो कई सारे बेनिफिट्स मिले। अगले पॉइंट कुछ और भी बचे हैं। सम पॉइंट्स आर लेफ्ट ऑफ दिस Bohr's theory, which are the advantages. Okay, so let us continue that. Okay, this derivation were done. Now next point is, now the next point is spectral evidences of for the quantization. Spectral evidences क्या है? Next point is spectral evidences, spectral spectral evidences of spectral evidences of what? Quantization. Spectral evidences for quantization कर लो, for quantization, quantization क्या है? मैंने हम लोग ने ये बात कर ली थी पहले कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के एटम के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। इसकी बात हम लोग ने पहले की है। तो देखते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है कि फॉर हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of Bohr's atomic model, Bohr's atomic model, क्या बोला गया, क्या बोला गया कि light absorbed or the emitted, the light absorbed or emitted, बता देते हैं हम पॉइंट्स, ज़्यादा टाइम क्यों लिखने में किया जाए, ऐसे ही बड़ा चैप्टर है। ओके, लेट मी टेक द पॉइंट। क्या बोला गया इसमें? द लाइट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड एज a result of electron changing orbits produces the characteristics absorption और emission spectra। ये समझ चुके हम लोग। which can be recorded on the photographic plates as a series of lines। The optical spectrum of the hydrogen consists of the several series of the lines which were discussed earlier as the Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Pfund series and Humphrey series। इसकी बात की जा चुकी है, ठीक है। These spectral lines were the series named after the scientists who discovered them, ये बात की चर्चा हम लोग ने पहले कर ली है, ठीक है। अब इनके इवेल्युएशन के लिए भी हम लोग ने एक्सप्रेशन फॉर्मूला देख लिया था। इनके वेवलेंथ के इवेल्युएशन के लिए भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, यस और नो? क्यों भाई? N1 और N2 की वैल्यू के ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था? एक याद है आप लोगों को? रीड्स का नाम याद है आप लोगों को? नो, बोलो भाई, रीड्स का नाम याद है? हम लोग ने डिस्कस किया था, याद है कि नहीं याद है? वेव नंबर इज इक्वल टू बताया था ना, अकॉर्डिंग टू रीड्स। रीड्स का नाम हम लोग ने डिस्कस किया था। Yes, sir. क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ इज इक्वल्स टू व्हाट? रिडबर्ग कांस्टेंट, याद है आपका? आया आर, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बात हम लोग ने की थी कि नहीं की थी? यस और नो? Yes, sir. ये बात हम लोग ने की थी, ठीक है। तो वेयर n1 इज द व्हाट? वेयर n1 इज द ग्राउंड स्टेट एंड n2 इज द एक्साइटेड स्टेट। n1 इज द ग्राउंड स्टेट है, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
ग्राउंडेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये बात हो चुकी है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं हुई है सर। ग्राउंड स्टेट जिसके लिए एन की वैल्यू 1 और एन टू की वैल्यू क्या है, एक्साइटेड स्टेट, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, यस और नो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन टू की वैल्यू क्या हुई, 2, एन टू की वैल्यू क्या हुई 2, यस और नो। यस सर। क्यों भाई, एक ही आदमी को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? सोमनाथ, सोमनाथ समझ में आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकता है इसकी यस जगह सर, पे, यस सर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो सकता है विच इज n इक्वल्स टू 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू उससे ऊपर होती है, जितना भी एक्साइटेड स्टेट नंबर होगा उससे एक ज्यादा होगी उसकी n की वैल्यू। तो बस यहाँ पे n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू रखो, r रीडबर कांस्टेंट हमने बताया ही था, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बताया ही था, उससे हम लोग वेव नंबर या लेमडा निकाल सकते हैं, यस और नो। दिस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर दैट स्पेक्ट्रम, डेफिनेटली इट कैन बी कैलकुलेटेड, ओके, सबको याद है। आर की वैल्यू 1097373 बताया था ना, आर की वैल्यू आप रख सकते हो। चलो चलिए, इसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट है, इसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट पॉइंट है इसमें, इसके अलावा इसमें और क्या बातें हैं? इसके अलावा इसमें कहता है हमसे कि although H atom consists of only one electron, yet its spectra consist of many spectral lines। ठीक है, कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको दिखेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है फिर भी, ठीक है, ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है। अगली बात क्या कहता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या होता है, उसके लिए, उसके लिए हम लोग, उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला विच इज, ठीक है, if an electron from nth excited states comes to the various energy states, the maximum spectral line will be will be equals to will be equals to will be equals to n into bracket n minus 1 by 2, n into bracket n into bracket n minus 1 divided by divided by 2। दिस इज द फॉर्मूला, वेर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप नाम बस समझ लीजिए, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, और सेल नंबर भी कह सकते हैं हम लोग इसको, सेल नंबर भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि अगर ये मान लो कि सेवेंथ सेल से या थर्ड सेल से, मान लो थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो थर्ड सेल से अगर आ रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आएंगी, 3 into bracket 3 - 1/2, मतलब क्या हो जाएगा, 3 into 2/2 मीन्स 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी अगर वो n इज टू थर्ड सेल से, n इज टू 3 से फर्स्ट में आ रहा है, ठीक। अगर n इज टू 4 से आ रहा है तो कितनी आएंगी, 4 into 4 - 1/3/2, मतलब कि 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स व्हाट, 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिक्स। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर वो n इज टू 5 से आ यस रहा सर। है, n इज टू 5 से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो 5 इंटू एक कम कर दो, 4/2 10। 10। अगर वो n इज 10। आ रहा है तो 6 into 5/2 मतलब 3, 15, 15, 15। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग n इज टू 7 से आ रहा है तो 7 into 6/2 मतलब आ जाएगा 21, 21 लाइन। 20। तो ये लाइंस की नंबर बता रहे कितने लाइंस कब आएंगे, कौन से ऑर्बिट, कौन से शेल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है।
The n is what? From which excited state? N is what? The excited state number, the cell number from which the electron is coming to the n is equals to 1. Okay, समझ में आ रहा है प्रदीप? यस सर। तो हम लोग टोटल लाइंस निकाल सकते हैं। अगर आपको बोलता है क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पे, क्वेश्चन आता है बोलता है कि एन इलेक्ट्रॉन an electron comes from the third excited states to its ground state, find the number of spectral lines, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कर सकते हैं हम लोग। प्रियंका, कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 4, 4 से आ रहा होगा 1 में, तो 4 इंटू 3/2 द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। यस और नोट सोमनाथ? यस और नो? ओके, यस सर। चलो। संस्कार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा तो बस स्पेक्ट्रल लाइंस की संख्या निकाल सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड, दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द एक्साइटेड, कौन से एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बस उसी की वैल्यू की जरूरत है हमें, बस उस वैल्यू की जरूरत है, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ठीक। अब हम लोग कुछ फेलियर कर लेते हैं। व्हाट वर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल? फेलियर ऑफ द बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के क्या क्या फेलियर रह गए, डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स क्या क्या हैं, ये भी एग्जाम में आता है। बोहर्स का फेलियर क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी? बोहर्स के मॉडल का फेलियर क्या है, कमी क्या रह गई इसके मॉडल में? तो सबसे बड़ी कमी इनके मॉडल में भाई साहब ये रह गई, सबसे बड़ी कमी इनके मॉडल में ये रह गई कि ये केवल केवल और केवल किसकी बात की है? ये जो स्पेक्ट्रम बताया है वो केवल और केवल किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। के लिए, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये बता पाए भाई साहब, बस और किसी के लिए इनने नहीं बता पाए। तो ये सबसे बड़ी कमी इनके मॉडल की है। सबसे बड़ी कमी इनके मॉडल की ये है कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए बात कर पाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए, कोई भी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, एक ही हो, उसको ही केवल एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है बोहर की, बोहर के मॉडल की सबसे बड़ी कमी है। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बोहर theory was very successful in predicting and accounting the energies of the line spectra of the hydrogen, that is one electron system. It could not explain the line spectrum, a line spectra of the atoms containing more than one electron, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था, इनके पास कोई जवाब नहीं था एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, तो हमको यहीं तक पढ़ना भी है। It could not explain the line spectra of the atoms containing more than one electron, more than one electron. Next point, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, वो अच्छी बातें हम लोग ने कर ली, कुछ इनके बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो इनकी कमियां हैं, उसको भी डिस्कस करना जरूरी है हमको। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला? हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका splitting of these spectral lines in the presence of magnetic and electric field नहीं समझा पाए। ये किसको नहीं समझा पाए? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट करती हैं, बिखरती हैं, वो स्प्लिट करती हैं, टूटती हैं, किसमें? कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब अलग अलग में, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग इफेक्ट कहते हैं, एक इफेक्ट उनके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है
this theory could not explain the splitting of the spectral lines in the magnetic field. It was explained by Zeeman effect. Zeeman effect कहता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि what is Zeeman effect? Zeeman effect is what? It is the splitting of spectral lines in the magnetic field. Splitting of the spectral lines in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect, and splitting of the spectral lines in the presence of electric field is known as Stark effect. Is known as Stark effect. अच्छा ये बताओ, आयरन मैन देखे हो आप लोग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो Yes, उसमें sir. उसमें नाम क्या रहता है उसका, आयरन मैन? Tony Tony Stark. Stark. Tony Stark. तो वो इसलिए ही उसका नाम ये रखा रहता है, स्टार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्टार्क एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ these spectral lines was also not explained by the बोहर एटॉमिक मॉडल। इस स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी भी नहीं समझा पाए कौन, बोहर। इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस was also not explained by बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन कई बार एग्जाम में बस यही पूछता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, विच इफेक्ट। तो ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट मतलब एक ट्रिक भी है याद रखने का, क्या है? एक ये जो मैंने बताया आप लोग को याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टार्क इफेक्ट है। एक ये है, ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप। और दूसरा है, इस तरीके से याद रहेगा, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। या तो अगर आपको नहीं पता स्टार्क उसका नाम है तो ये याद हो सकता है ना कि जीमैन में एम है और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी एम है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट जो है जीमैन इफेक्ट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है वो जीमैन इफेक्ट कहलाता है। ओके, तो आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, समझ में आया बात? Yes, sir. ठीक है, आप उसको उस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स 11th में, ऐसा नहीं है 10th जैसा है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स, ऐसा ही नहीं है केवल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा भी तो नहीं है केवल केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, बायो भी, अगर बायो के हो तो बायो पढ़ना है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो कहने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है कि नहीं ये याद कर लो, ये आसान है, ये ऐसे नहीं। वो तो आपको पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स, तो इसलिए मैं कह रहा, मेरा कहना ये है कि टाइम मैनेजमेंट और ट्रिक, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को, पॉइंट्स को क्या करने के लिए, आपको याद करने के, रखने के लिए। तो नोट्स बराबर प्रिपेयर करो टाइम पे। अगर आप नोट्स में पीछे हो जाओगे 2-4 महीने के बाद, जैसे ही 5-6 चैप्टर बड़े वाले हो जाएंगे, आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मैं अगर अगर सही से बताऊं तो अभी टोटल 3 से 4 कॉपी भरने वाली है आपकी केमिस्ट्री से, केवल 3 कॉपी कम से कम, कम से कम 3 रजिस्टर। कॉपी का मतलब ये नहीं कि 40-20 पेज वाली, नहीं, कम से कम 100 पेज वाली, 150 पेज वाली या 200 पेज वाली 3 से 4 भरने हैं। भर जाएंगे आराम से, बिना क्वेश्चंस के, केवल थ्योरी थ्योरी, केवल थ्योरी थ्योरी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के बिना। ठीक है, तो आप इस बात को समझ के रखो कि इतना है सिलेबस, इसलिए बिल्कुल लाइटली मत लो। जैसे जितना चैप्टर होता जा रहा है उसको करते जाओ खत्म, बाद के लिए रखोगे तो समस्या के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर बुक्स बुक्स सबके पास हो गई हैं, बुक्स Yes, sir. बुक्स तो आई होप सबके पास हो गई होंगी, एटलीस्ट एनसीईआरटी की तो बुक्स हो ही गई होंगी सबके पास, है कि नहीं है संस्कार? सर ई बुक्स है। चलो कोई बुक है ना, हार्ड कॉपी ना हो, सॉफ्ट में है कि नहीं? ये सर पीडीएफ फॉर्म में है। हाँ, तो उसको पढ़ने में उतना मुश्किल होती है थोड़ी सी। अगर आप चाहो तो चैप्टर वाइज प्रिंट आउट, या एक काम करो, एटलीस्ट इनके तो आप नोट्स तो बनाओ जो पढ़ाए जा रहे हैं कॉपी में। समझ में आ रही है बात? नोट्स बना रहे हो कि नहीं संस्कार? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे हो। यस सर, बनाया है नोट्स। हाँ, तो बुक है आपके पास? सर नहीं बुक है। नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में। तो देखो, पीडीएफ में आपका मन नहीं लगता, हमको पता है,
हमको पता है कि आप पीडीएफ लेके बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंसंट्रेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में तो नहीं हो पाएगा। इफ यू हैव अ लैपटॉप और अगर स्मार्ट टीवी है आपके पास तो शायद हो जाए। सर लैपटॉप में भी आंखें दर्द होने लग जाती हैं। अगर स्मार्ट टीवी है तो वो कर लो, ज्यादा अच्छा है। स्मार्ट टीवी है? अगर यस स्मार्ट सर है। स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर दो, सबसे बढ़िया, तो उसमें क्लास कर लो आप। क्या करना है, 1 घंटे उससे क्लास कर लो, 3 घंटे घर जरूरी है टीवी चलना घर में। स्मार्ट टीवी है तो बहुत बढ़िया क्लास चलेगी उस पे, आप उससे कनेक्ट कर लो वाईफाई से। अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो, मोबाइल को क्या करते हैं, वो कास्ट कर दो, कास्ट करने आता है ना स्क्रीन, यस सर। तो बस स्क्रीन कास्ट कर दो। नहीं आता यूट्यूब पे देख लो कैसे करते हैं स्क्रीन कास्ट, कर लो। उसके बाद मस्त टीवी पे 32 इंच है, 40 इंच, जितने की इंच की टीवी हो उस पे क्लास लो, बड़ी बड़े दिखेगा, ये जितना भी लिखा जा रहा है बड़ा बड़ा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसमें कंसंट्रेशन भी बनेगा आपका, आंखें दर्द भी नहीं होंगी और आपको इंटरेस्ट भी जगेगा। यू कैन स्टडी ऑन योर टीवी, आप टीवी पे ही उस पीडीएफ को चला के या जो भी नोट्स भेजे जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसको आप देख के पढ़ सकते हो लेट के आराम से, दूर से बड़ा कर लो, जूम कर लो उसको। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कर सकते हैं, जिसके घर पे स्मार्ट टीवी है वो कर सकता है, जिसके घर पे स्मार्ट टीवी है वो आसानी से कर सकता है। अगर स्मार्ट नहीं है तो एचडीएमआई केबल वाला होगा, एचडीएमआई केबल है। अगर लैपटॉप है तो उससे कनेक्ट कर दो तो तुरंत स्क्रीन कास्ट हो जाएगी, उस तरीके से भी आपकी। तो कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। टीवी तो आजकल सबके घर में ही स्मार्ट टीवी होती है, बहुत कम लोग होंगे जिसके घर पे नहीं होगी। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। बस आपको इंटरेस्ट जगाना है, आपको बोर नहीं होना है। कई बार मोबाइल छोटा स्क्रीन है, पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है। यही रीजन है कि बच्चे नहीं आते हैं ऑनलाइन क्लास में और बच्चे कंसिस्टेंटली क्लास नहीं करते हैं। और ये समस्या उनकी भी है, मानते हैं बात की, आपकी भी समस्या है, इसमें दिक्कत होती है, कुछ होता है। ठीक है, कंसिस्टेंटली इसको फोकस कर पाना एक छोटी सी स्क्रीन पे बहुत दिक्कत होता है, डेफिनेटली दिक्कत होती है, हमको पता है। अगर आपके पास स्क्रीन बड़ी है तो डेफिनेटली इसका उपाय बहुत अच्छा है। अगर स्क्रीन बड़ी है आपके पास तो बहुत बढ़िया उपाय है कि आप स्क्रीन को बड़ी यूज करो, अगर हो पा रहा है तो। अगर आपकी कोई किसी तरीके से आपके स्क्रीन बड़ी हो पा रही है तो आप कर लो, वो उससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। स्क्रीन बड़ी करने से आपका फोकस बढ़ जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मन लगता है पढ़ने में। मन नहीं लगेगा छोटी स्क्रीन पे, हमको पता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी, आपको भी अपना समाधान करना है, मतलब कि ये नहीं कि पढ़ाई को ना, क्लास ना करना ही इसका उपाय है, क्लास को छोड़ देना ही उपाय है कि यार छोड़ो, कौन करेगा क्लास, मजा नहीं आता, मन नहीं लगता। उसके हमको दूसरे तरीके देखने, किस तरीके से मन लगेगा हमारा क्लास में। क्योंकि पढ़ाना तो समझ में आ रहा है, वहां से दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ से है, आपको ऑनलाइन से दिक्कत है। कुछ बच्चों को ऑनलाइन से इतनी दिक्कत है कि वो छोड़ ही दिए क्लास, शुरुआत में बहुत बच्चे थे, ऑनलाइन से इतनी दिक्कत है कि छोड़ ही दिया। कुछ तो ऐसे हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो करें क्या, पढ़ाई करें क्या, पढ़ाई करें कि ना करें। कुछ तो ऐसे हैं, इस वजह से दिक्कत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। और अच्छे बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वैसे जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, वो इस तरीके से अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो बस समय का खेल है। बहुत अच्छे बच्चे 10th में बहुत अच्छा 90 से एबव, 95, 98, 99 वाले हमने देखे हैं, और 11th में आके एकदम सब चौपट कर लेते हैं। हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि 10th में बहुत ही अच्छे और 11th में आने के बाद बहुत बुरे। और बहुत ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि 10th में थोड़ा चलो स्ट्रगलिंग एवरेज स्टूडेंट रहा, लेकिन 11th में आने के बाद बिल्कुल एकदम अचानक से उसका मन लग गया पढ़ाई में, उसको चीजें समझ में आने लगी, उसने अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपका मन, अपने आप को बूस्टअप करते रहो, अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन भी करते रहो, अपने आप को पढ़ाई से एंगेज किए रहो। पढ़ाई से मन नहीं लगे, अगर एंगेज नहीं रहोगे तो बहुत ही गंभीर समस्या वाली बात है। एक वीडियो आप लोग को ग्रुप पे भेजी गई थी, अगर आप लोग देखे हो तो, देखा था, किसान यस वाला। सर। यस सर देखी थी। तो वो बहुत बड़ा मैसेज देता है वो वीडियो, बस एक वीडियो नहीं है, वो बहुत बड़ा मैसेज देता है एक आपको। उससे केवल ये नहीं है कि ये बस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो एक मैसेज देता है, बहुत ही अच्छा मैसेज देता है। तो वो करते रहना है हमको, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा हमको। डेफिनेटली आज मैंने थोड़ा क्वेश्चंस कराए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया सुबह में,
आप लोग से अब सुबह में क्लास थी, आप लोग आए नहीं, कुछ लोग तो भूल गए। तो ये चीजें ना रखो मन में, मतलब उसके साथ, क्योंकि आप लोग पढ़ना है, 11th में हो, अच्छे से फोकस्ड रहो तो डेफिनेटली फायदा होगा। और ये फायदा एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीना से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इस बात को मान लो। पूरा 11th और पूरा 12th कायदे से पढ़ोगे तब जाके, अभी चल रहा है 2021, 22, 21 में आप 11th में हो, 22 में आप 12th में आओगे, 23 में कहीं जाके आप क्या करोगे, जेई या कंपटीशन दोगे, नीट या जेई जो भी है कंपटीशन दोगे आप, या 22 में आपका बोर्ड होगा, 21 में, 23 में ही बोर्ड होगा आपका, ठीक है। तो उसमें आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि बस 4 महीना पढ़ा हो गया काम, नहीं, आपको रेगुलरली करते रहोगे। और आप देखोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री एक बार हुई, आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने लगे, तो फिर आपको मजा आएगा कि नहीं यार, मैंने सही किया था पढ़ के, मैंने नुकसान नहीं किया अपना, मतलब कि दूसरी जगह टाइम वेस्ट नहीं किए, ऑनलाइन को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली मेंटेन किया। अब हम लोग को भी अजीब लगता है, देखो कि बच्चा नहीं है सामने और हम पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन अब इतना अजीब नहीं लगता है, क्योंकि टाइम हो गया है हमको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए हमको फोकस करके रखना है। चलो ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। दिस थ्योरी वाज दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर तो हम लोग पढ़े हैं, यस और नो? मैटर तो हम लोग जानते ही हैं सभी लोग, मैटर क्या होता है। यस सर। अब मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, मैटर के अंदर क्या नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। अब उसको समझाया किसने, डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली ने समझाया। डुअल नेचर का मतलब है कि वेव का भी नेचर होता है और पार्टिकल का भी नेचर होता है। किसका किसका, डुअल का मतलब क्या है, वेव सर नेचर, वेव पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हर एक मैटर के अंदर, अभी तक ये था केवल कि लाइट के अंदर डुअल नेचर था, लेकिन डी ब्रॉगली ने बोला कि हर एक मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है। एक का उसका एक नेचर जो है कि वेव नेचर है, और एक दूसरा नेचर जो है कि पार्टिकल नेचर है उसके अंदर। तो ये डुअल नेचर होता है, दो नेचर हो उसके पास, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर दो नेचर हैं, एक है वेव का नेचर और एक है पार्टिकल का नेचर। उसको हम समझेंगे डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल से, ठीक है। तो हम लोग इसको डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल से समझेंगे, जो कि बोहर ने नहीं समझा पाया, जो कि बोहर ने नहीं समझा पाया। फिजिक्स में आप इसका बहुत यूज करेंगे, फिजिक्स में आपका बहुत यूज होगा ड्यूअल नेचर का, मतलब वेव और पार्टिकल नेचर से अलग अलग फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस पढ़ा है आप लोगों ने, सुना है, डिफ्रैक्शन सुना है, इंटरफेरेंस सुना है, स्कैटरिंग सुनी होगी, यस और नो? ये सब फिनोमिना सुना है कि नहीं फिजिक्स में? यस सर। ये सब क्या है, अलग अलग नेचर के ऊपर, उसके वेव नेचर पे, पार्टिकल नेचर पे अलग अलग फिनोमिना होता है, अलग अलग प्रोसेस सर होती एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है? है। सर एग्जैक्टली सर, जैसे वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं सर, वो एग्जैक्टली होता कैसे है? नहीं, देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, ये फिजिक्स में आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, फिजिक्स के सर ज्यादा अच्छे से आपको इसको समझा पाएंगे। वो हम उसमें नहीं घुसना चाहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिकली उतना डिटेल में है नहीं, फिजिक्स में आपके अच्छे से और समझा पाएंगे वो सर। बेसिकली हम यहाँ पे इतना तो जरूर हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके अंदर जो नेचर है, अब वेव अलग चीज है बिल्कुल, वेव इज डिफरेंट थिंग, ओके, एंड द पार्टिकल इज डिफरेंट थिंग। वेव के अंदर क्या होता है, मास नहीं है, वेव अलग चीज है, वेव अलग चीज है, प्रोपगेशन होता है, ठीक है। और पार्टिकल क्या है, अलग चीज है। अब पार्टिकल का भी बिहेवियर आता है मैटर के अंदर, जैसे लाइट है, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बात समझ में आ रही है? पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है लाइट के अंदर। और लाइट के अंदर ऐसे ही बाद में डी ब्रॉगली ने बोला कि हर मैटर के अंदर दोनों नेचर हैं। इसको करने के लिए फिनोमिना देखे गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जाके पता चला, जैसे डी ब्रॉगली ने किए थे, कि भैया जैसे डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन कौन सा है, डिफ्रैक्शन कौन सा नेचर शो करता है, किसी को पता है?
सर डिफ्रैक्शन, वेव, डिफ्रैक्शन कौन से नेचर को शो करता है, कौन बताएगा? सर वेव, वेव। वेव नेचर को, वेव नेचर को, यस और नो? यस सर। तो ये है अलग अलग, जैसे इंटरफेरेंस है पार्टिकल नेचर को शो कर, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें अलग अलग आप पूरी फिजिक्स में पढ़ोगे। पूरा सब चैप्टर चैप्टर वाइज है आपके। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स करके दो चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे में उसका हम लोग पार्टिकल नेचर देखते हैं और वेव में हम लोग वेव नेचर। तो ये आपको पढ़ोगे आप पूरे डिटेल में। ऑप्टिक्स है पूरा, बहुत बड़ा सेक्शन है फिजिक्स में आपके, तो वो पढ़ोगे आप। हमको जितनी बात करनी है हम उतनी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है? बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको अपना भी सिलेबस करना है। वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे, हमको पता है, ठीक है? ठीक, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो, तो नमन बोल नहीं रहे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब क्या है, अब ये प्रिंसिपल जो है, ये जो बोहर का मॉडल है, ये एक और मॉडल को, एक और थ्योरी को समझा नहीं पाया, एक और प्रिंसिपल को नहीं समझा पाया, जिसको हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद ही, जिसको कहते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग या हिजेनबर्ग भी बोलते हैं बहुत लोग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी नहीं समझा पाए। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बाद में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली मैटर है, तो इसलिए हम लोग अभी तक पार्टिकल समझ रहे थे उसको, लेकिन उसको वेव भी बताया गया। अब वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है, तो इसकी बेसिस पे उसका अनसर्टेनिटी आता है उसके लिए, मास और उसकी पोजीशन बताने में। ठीक है, हम बताएंगे अभी, परेशान ना हो। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या, ये समझा नहीं पाया, ये डीमेरिट्स हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब डीमेरिट्स हैं किसकी? बोहर की। ये इंपॉर्टेंट्स डीमेरिट्स हैं 5 जो आपको ध्यान रखनी है। दीज आर द 5 डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम आते हैं, ये जो 7 लाइंस जो बनी थी स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं डी ब्रॉगली पे। ठीक है, चलिए। तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके बाद कौन से रीजन में लाई करता है, रीजन, कौन से रीजन में लाई करता है, ट्रांजिशन कौन से एन की वैल्यू से कौन से एन की वैल्यू तक। ठीक है, उसके बाद लेमडा मैक्स बाई लेमडा मिनिमम, लेमडा मैक्सिमम वैल्यू बाई लेमडा मिनिमम वैल्यू का रेशियो भी हम लोग को लास्ट में बता देना है। लेमडा मिनिमम, ठीक। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस है? सबसे पहले मैंने बताई थी लैमेन सीरीज। सबसे पहले हमने बताई थी कौन सी? लैमेन सीरीज। हाइड्रोजन के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज देख रहे हैं हम लोग। लैमेन सीरीज सबसे पहला नाम है जो है लैमेन सीरीज। लैमेन सीरीज जो है ये कौन से रीजन में दिखाई जाता है? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाया जाता है। ठीक है, ये यूवी रीजन में। अल्ट्रा वायलेट यूवी समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रीजन में शो करता है इसको। ठीक, लैमेन सीरीज को। ट्रांजिशन कहां से कहां होता है? सेकंड से फर्स्ट पे। कहां से कहां? इसमें n1 की वैल्यू जो होती है, इसमें जो n1 की वैल्यू होती है, n1 n2, ठीक है, n1 की वैल्यू तो 1 होगी, n1 की वैल्यू 1 होगी, और n2 की वैल्यू टू। 2 हो सकती है। और कहां कहां से आ सकता है ये? सीधे 1 पे। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यस और नो उसके ऊपर, इनफाइनाइट तक।
बोलो भाई। भाई आना कहाँ पे है? 1 पे। आना कहाँ पे है? 1 पे। 2 से 1 पे आता है तो भी लाइमैन सीरीज होगा, 3 से भी 1 पे आता है तो भी लाइमैन होगा, 4 से भी 1 पे आएगा तो भी लाइमैन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। Yes, sir. अब वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, हमको बेसिकली 7 तक देखना है, वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, वो इनफाइनाइट से 1 पे आए, वो इनफाइनाइट से 1 पे आए, वो कोई बात नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो हमको n2 की वैल्यू, हमको पता है कि n2 की वैल्यू ग्रेटर देन n1 हमेशा होगी। n1 की वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और कहाँ से आएगा? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है। लेमडा की वैल्यू हम बाद में दिखाएंगे निकाल के, पहले इनको कर लें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेमन के बाद आएगा बामर सीरीज। बामर सीरीज, बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है, दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को पूछ भी लेता है विजिबल रीजन का। ये विजिबल है, अल्ट्रावायलेट का तो विजिबल होगा भी नहीं, ये बामर सीरीज विजिबल का है। इसमें n1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। n1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। n1 की वैल्यू 2 होती है। कहाँ हो? n2 की वैल्यू क्या होगा इसमें? n2 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हम्म। प्रदीप, Yes, sir. क्या बताओ भाई, n2 की वैल्यू? शान शान तो सभी लोग। Sir, 3, 4, 5. हाँ, 3 से स्टार्ट हो जाएगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 से लेके इनफाइनाइट तक। यस और नो? क्यों भाई Yes, sir. सोमनाथ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? लेमन सीरीज, बामर सीरीज, उसके बाद आएगी पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या होगा? ये कौन से रीजन में होता है? ये विजिबल में नहीं, इंफ्रारेड में आ जाता है। कौन में? इंफ्रारेड में, IR, इंफ्रा रेड रीजन में आ जाता है ये। इसमें n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो 4, जाएगी, से इनफाइनाइट। 4, 5, 6 to infinity. ठीक। अब फोर्थ सीरीज है हमारी पाश्चन के बाद, हमने कौन सी देखी थी? ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा? ये भी इंफ्रारेड में आता है, ये भी इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड रीजन में। इसमें n1 की वैल्यू 4 होगी, और n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे लेके इनफाइनाइट। ठीक। फिर फिफ्थ आएगा, ब्रैकेट के बाद क्या बोलता था? पी फंड सीरीज। कौन सी? पी फंड। पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज भी इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसके लिए n1 की वैल्यू 5 होगी, और n2 की वैल्यू 6, 7, 8, ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। ठीक। और लास्ट है सिक्स्थ, हम्फ्री सीरीज। लास्ट है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में ही आता है। फार इंफ्रारेड है, बहुत दूर होता है इंफ्रारेड से, लिख सकते हैं हम लोग फार। वैसे इंफ्रारेड भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रा रेड रीजन। इसमें n1 की वैल्यू 6 होगी, और n2 की वैल्यू 7, 8 से लेके इनफाइनाइट तक। 7, 8, 9, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। इज इट ओके टू एवरीवन? ये सीरीज समझ में आया आपको? यस सर। बहुत सिंपल है यार, मुश्किल कहाँ है ये? मुश्किल थोड़ी है। लेमन का मतलब n1 की वैल्यू याद रखो, n2 की वैल्यू तो उसके ऊपर वाली सभी होंगी। लेमन का मतलब है कि n1 की वैल्यू याद रखो, n2 की वैल्यू तो ऊपर वाली सभी होंगी।
सबके लिए N1 की वैल्यू याद रखो बस, सीरीज से याद है आपको तो याद है। कौन कौन है एक बार अपने उंगली पे कर लो। लेमन, बामर, पाश्चेन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफंड और फिर हम्फ्री। यस और नो? यस सर। तो कर लो अपने उंगली पे, 2-4 बार कर लोगे याद हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे, और रीजन भी सिंपल सा है। रीजन क्या है? सबसे पहले वाले का क्या है? सबसे पहले वाले का अल्ट्रा वायलेट है, फिर बामर का विजिबल विजिबल है, और बाकी सबका इंफ्रारेड है। बाकी सबका इंफ्रारेड है। इतनी वैल्यू आपको याद है तो आप बाद में लेमडा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेमडा 1/λ इज इक्वल्स टू, हमने देखा था, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर आपको n1 n2 की वैल्यू दिया है तो आप उसका लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो उस स्पेक्ट्रल लाइंस का, और आप बता सकते हो कि वो कौन सी सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसका वेव नंबर क्या है या उसका वेवलेंथ क्या है। यस और नो? ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको कांस्टेंट का दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है? Yes. तो यह फॉर्मूला बता दिया गया है आपको, उसमें बस रखना होता है n1 n2 की वैल्यू जो भी हैगा, आप उसको रखेंगे, आप उसकी लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, आपका काम हो गया। परेशान ज्यादा नहीं होना है आपको। और वही वैल्यू कह रहा है यहाँ पे, लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम। तो लेमडा मैक्सिमम कब होगा? लेमडा मैक्सिमम कब होगा? कौन बताएगा लेमडा मैक्सिमम क्या होगा? लेमडा मैक्सिमम कब होगा और लेमडा मिनिमम कब होगा? बोलो भाई, लेमन के लिए कौन बताएगा? कोई बता सकता है लेमन के लिए लेमडा मैक्स कब होगा? लेमन के लिए लेमडा मैक्स कब होगा बेटा, बता सकता है कोई? नो? नो? जब n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। तो क्या आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा, लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और जब n1 की वैल्यू 1 ही है और लेमडा की वैल्यू और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो वो मिनिमम आएगा उस केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो? यस सर। Yes, sir. देखो, जब लेमडा की वैल्यू फॉर लेमन के लिए, हम पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे, हम बता दे रहे हैं आपको। लेमडा लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू जब, n1 की वैल्यू तो 1 है ही, n2 की वैल्यू जब 2 होगी तो इस केस में क्या आएगा? 1/λ क्या आएगा? जस्ट अ मिनट, पता नहीं क्या हम्म, बताना अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत बेसिक सा चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस रहो, आ जाएगा। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, लेमन सीरीज में n1 की वैल्यू जब 1 है और n2 की वैल्यू 2 है तो इस समय पे लेमडा मैक्स आएगा। इस समय पे लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। आपको पता है कि 1/λ इज इक्वल्स टू क्या होता है? r इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक। अब आपने n1 की वैल्यू इसमें रख दी, 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 4। यस और नो? ये 1/λ आ जाएगा। यस और नो? बोलो। Yes, sir. अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको अगर एलसीएम ले लेंगे n1 n2 को, इस n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। यस और नो? आ जाएगा? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा भाई, बताओ। Yes, sir. तो ये क्या है? 1/λ है। करोगे अपने से अगर आप लोग चलो हम बता देते हैं। अब आप पता नहीं, फॉर्मूला देखो, चलो हटाओ। फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला समझ जाओगे तो n1 n2 की वैल्यू तो समझ ही गए और रख लोगे। हमको पता है कि 1/λ निकलता है रिलेशन से। रिलेशन क्या पता है हमको? 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा निकालना है हमको, 1/λ है ये, लेमडा निकालना है। तो पहले तो क्या करें, r इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक। यस। ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा 1/λ है तो लेमडा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक। ठीक। बोलो।
Yes, sir. बस बस हो गया। आप इसमें क्या करो, लेमन के लिए लेमडा मैक्स निकालना है, लेमडा मैक्स लेमन के लिए निकालना है, तो लेमन के लिए लेमडा मैक्स निकालना है, तो इसके लिए n1 की वैल्यू 1 रखो, n2 की वैल्यू 2 रखो, आपको आ जाएगा। फिर लेमडा मिनिमम के लिए क्या करोगे, n1 की वैल्यू 1 रखो और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो। ठीक, जब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, आपको पता है कि 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है, यस और नो, पढ़ा है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, यस और नो, बोलो भाई, नहीं जानते हो क्या, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, यस और नो, पता है। यस सर। तो बस एक फैक्टर आएगा 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, तो n2 की जगह पे ये 0 आ जाएगा, पूरा ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके लिए तो 1 बाई n1 स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। तो आप अगर देखेंगे सॉल्व करेंगे, तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम जो आएगा, लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम जो आएगा, वो एक्चुअली ऐसे आएगा, इन दिस केस लेमन सीरीज इट विल कम n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये आएगा n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, लेमडा मैक्स बाई लेमडा मिनिमम। इसको आप अगर रखेंगे इसमें अगर, तो क्या वैल्यू आएगी, 4/, क्या आएगी, 4/3। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप डिराइव कर लोगे, कहाँ से, मैंने अभी जो बताया उससे आप डिराइव कर लोगे, लेमडा मैक्स निकालोगे, लेमडा मिनिमम निकालोगे, फिर रेशियो निकालोगे, तो यही फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला में n2 स्क्वायर अपॉन में n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बामर में क्या आएगा, अगर हम देखेंगे बामर में, तो बामर में इसके लिए क्या आएगा, बामर में आता है 9/5, ठीक, रेशियो। पाश्चन में क्या आता है 16/7, 16/7। ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट में आता है 25 डिवाइडेड बाई 9, ब्रैकेट में आता है 25 लेमडा मैक्स बाई लेमडा मिनिमम 25/9। पी फंड में आता है 36/11, 36/11। और हम फ्री में आता है, हम फ्री में आता है कितना, 49/13, 49/13। तो ये वैल्यू आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये इतनी चीजें आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, बस मैंने बता दिया है। अगर बाई चांस किसी की वैल्यू, अगर बामर की एक एटलीस्ट आप ध्यान में रखना 9/5 होती है, बाकी की निकाल सकते हो, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, आप निकाल सकते हो जाएगा। आर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, जब लेमडा मैक्स बाई लेमडा मिनिमम करोगे आर कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचेगा वही आएगा आपका, कर लोगे आप। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। No, sir. अब बोहर के साथ बाद में एक बंदा मिला सोमरफोल्ड नाम का, क्या नाम था, सोमरफोल्ड, बहुत फेमस नहीं है, बहुत बार बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या कहा इनने। सोमरफोल्ड नाम का एक बंदा था, सोमरफील्ड एक्चुअली नाम था इनका, सोमरफील्ड। ठीक है, बोहर और सोमरफील्ड दोनों मिलके बोले कि एक्चुअली जो पाथ होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। एलिप्स पढ़ा है आपने, एलिप्स जानते हो क्या, डू यू नो एलिप्स, एलिप्स यस सर। यस क्या सर। क्या होता है एलिप्स, क्या होता है एलिप्स, बताइए। पूरा सर्किल नहीं होता। ना तो क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है। चपटा होता है, फिर एग ओवल जैसा होता है। ओवल जैसा होता है, वेरी गुड। अंडा देखा है आपने, अंडा, एग देखा है ना, यस सर। हाँ, अंडा खाते ही हो गए आप लोग। तो एक्चुअली क्या है, एलिप्स इज ए स्पेशल केस
ऑफ सर्कल, या ये कह लो कि सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, यही कह लो। कोनिक सेक्शन आप लोग पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन आप मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है, उसमें एलिप्स पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन करके चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, 11th में, शायद 11th में है आपके कोनिक सेक्शन, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन में आपका एलिप्स पढ़ते हो, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल होता है, कब? एलिप्स एक्चुअली ऐसा बनता है, एलिप्स जो है एक्चुअली बनता ऐसा है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा है ये, ऐसा बनता है, ठीक है, दिस इज एलिप्स। इसमें क्या होता है, मैं कुछ आइडिया दे देता हूं बस। ये जो होती है एक्सिस, इसकी मेजर एक्सिस होती है, इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, और इसको कहते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाएंगी तब ये सर्कल बन जाएगा, यस और नो, बताइए। Yes, sir. जब ये मेजर एक्सिस इक्वल हो जाएगा लेंथ में माइनर एक्सिस के, तो उस समय पे वो सर्कल बन जाएगा, वो स्पेशल केस हो गया। तो इसका मतलब एलिप्स एक सर्कल भी एक एलिप्स है, कब? जब उसका मेजर और माइनर एक्सिस बराबर है। सर्कल इज ऑल्सो अ एलिप्स व्हेन इट्स मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनर एक्सिस, यस और नो? यस सर। तो बस यही होता है, सर्कल एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का। तो समरफील्ड और बोहर ने अब बोला कि यार ऐसा है कि जो पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। कैसा है? एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। जो सर्कुलर पाथ जो है, ये हम लोग ने पहले थोड़ा बहुत गलत किया है, ये इसका स्पेशल केस है सर्कुलर। कभी कभी सर्कुलर आता है, एलिप्स एक्चुअली होता है, ठीक है। कभी कभी वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ने में आसानी हुई, किसमें? फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ने में, फाइन बहुत जो पतली पतली लाइंस हैं, बहुत माइनर माइनर लाइंस को भी पढ़ने में आसानी हुई, किसमें? एलिप्टिकल पाथ में। इसलिए बोला गया कि एलिप्टिकल जो है वो पाथ करेक्ट पाथ है, वो पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, ना कि सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एलिप्टिकल पाथ इज the actual path on which the electron revolves around the nucleus. This was told by Bohr and Sommerfeld later on. ठीक, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एलिप्स एक स्पेशल केस है सर्कल का, सारे सर्कल एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है एलिप्स का, इसलिए दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि एलिप्स और सर्कल में ज्यादा अंतर नहीं है। सर्कल भी एक एलिप्स है जिसमें मेजर और माइनर बराबर है, बस मेजर थोड़ा बड़ा है, माइनर छोटा हो गया तो वो एलिप्स बन गया, जब दोनों बराबर हो गए तो सर्कल बन गया। तो एक्चुअली सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है, ये बोला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके आगे इसके बियॉन्ड हमको नहीं पढ़ना है, इसके बियॉन्ड हमको नहीं जाना है, कैसे एलिप्टिकल है, क्या उसकी प्रूफिंग है, और क्या उसका मतलब कि डिटेल उसका डिटेल डिस्कशन क्या है उसका, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, वो हमारे सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? केवल इलेप्टिकल पाथ जानना भर है, इलेप्टिकल पाथ की होता है बस, ओके। यस यस सर। बस हमको यहाँ से जानना था कि एक्चुअली इलेप्टिकल पाथ होता है, ना कि सर्कुलर पाथ होता है। सर्कल एक स्पेशल केस है एलिप्स का, ठीक। चलिए, अब हम लोग डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पढ़ना है। क्या एक्सपेरिमेंट किया किसने? डी ब्रॉगली ने। और कैसे उन्होंने बताया कि ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब मैटर के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल नेचर कैसे आता है, इसकी बात की जाती है। इसके बाद हाइजेनबर्ग करके ही हम लोग क्या करेंगे, सीधे आ जाएंगे क्वांटम नंबर्स के ऊपर। थोड़ा बहुत स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे भी वो